हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज फिर से एक वीडियो लेके आए हम गौरव आर्या का, मेजर गौरव आर्या। तो वीडियो को शुरुआत करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और दोस्तों में शेयर करिए। और क्या है कि मेरा जो वीडियो का व्यूवर्स है, जो नए व्यूवर्स आ रहे हैं, मतलब नए व्यूवर्स हैं, और उनका सबसे ज़्यादा 92.7 लोग नया व्यूवर्स हैं और पुराने लोग बहुत कम देख रहे हैं। तो नए लोग से बोल रहा हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन के दबा दीजिए कि मैं वीडियो जब भी डालूँगा तो आपके पास पहुँच जाएगा मैसेज उसका। और वीडियो देखने के पहले एक बार और बता देता हूँ वीडियो का टाइटल है डिफेंस बचत 2024 से 2025 तक होना ऐसी ही चाहिए। गौरव आर्या का वीडियो का टाइटल है। तो चलिए, डिफेंस पे क्या हो रहा है, इंडियन आर्मी के लिए बचत का पेश हुई है, तो देखते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, आपको पता है आज निर्मला सीतारमण जी ने अपना बजट पेश करा। अब इस बजट में हर एक चीज के बारे में, किसी का ये बजट, किसी का, लेकिन इसमें रक्षा के बारे में बात नहीं हुई। हम कुछ बजट से देख रहे हैं कि पैसा मोटा खर्च हो रहा है, राइट, केपेक्स के ऊपर, यानी कि जो खरीदारी वाली चीजें हैं। राफेल भी आ गया, तेजस का भी ऑर्डर दे दिया, आपके अपाची भी आ गए, कितनी सारी चीजें हो गई। लेकिन रक्षा बजट जो है मेन बजट के साथ जो पेश होता था, अब वो नहीं हो रहा है। इंटरिम बजट में कुछ पैसा दिया, लेकिन सारी चीजें हो रही हैं। आज जो है, मैं दोस्तों बजट के बारे में बात इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि बजट में रक्षा का कोई भी बातचीत नहीं हुई कि रक्षा के लिए हम इतना बजट देंगे। आपको एक बात तो पता होगी कि हमारा ज्यादातर बजट जो है, लोग कहते हैं 60 से लेकर 65% जो है वो तनख्वाहों में और पेंशन्स में चला जाता है। अब लोग कहते हैं साहब, अब अगर इतना बड़ा हिस्सा अगर आपका पेंशन में चला जाएगा और तनख्वाहों में चला जाएगा, फिर भारत के पास नए नए हथियार आएंगे कैसे? तो आज मैं उस चीज का भी जवाब दूंगा और हमें एक्चुअली चाहिए क्या, मैं आज उसके बारे में बातचीत करना चाहता हूं दोस्तों, क्योंकि बजट आज पेश करा गया है। हमारा आज की तारीख में जो बजट है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1.9% ऑफ आवर जीडीपी, 1.9% पूरी जीडीपी का। अब इसमें से 65%, हम 65 पकड़ लेते हैं मोटा मोटी, 65% जो है वो चला जाता है तनख्वाहों में और आपके पेंशनों में। अब क्या करा जाए, पहला सवाल यह है। तो सवाल का जवाब यह है कि इस 1.9 को बढ़ा के आप 3.5 करिए। ना आप पेंशन के साथ खेल सकते हैं, ना आप तनख्वाहों के साथ खेल सकते हैं। जो काम नहीं कर सकते उसमें ज्यादा दिमाग लगाने की, उसमें ज्यादा चिंतन करने की जरूरत है नहीं। वो होगा। दैट इज द कॉस्ट ऑफ अ स्टैंडिंग मिलिट्री। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, कोई भी कंट्री की जो मिलिट्री होती है, चाहे आप भारतीय वायुसेना की बात कर लीजिए, थल सेना की बात कर लीजिए, या फिर आप नौसेना की बात कर लीजिए, आप जो भी ये मिलिट्री स्ट्रक्चर में आते हैं, ये आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी है। आप जब इंश्योरेंस का प्रीमियम देते हैं ना, आप ये जानते हुए प्रीमियम देते हैं कि कल अगर प्रॉब्लम होगी, माय फैमिली एंड आई आर वेल कवर्ड। आपके दिमाग में हर समय ये चीज होती है कि कल अगर कुछ हो गया, भगवान न करे कुछ बुरा से बुरा हो गया, तो क्या मेरे पास कवर है। उसी प्रकार से आर्म्ड फोर्सेस होती हैं देश की, ये इंश्योरेंस कवर है। लेकिन ये आपका इंश्योरेंस कवर नहीं, ये पूरे भारत का इंश्योरेंस कवर है। अब दोस्तों, इसका प्रीमियम देने में कौन सी झिझक, मुझे आज तक बात समझ में नहीं आई। और खरीदारी हो भी रही है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं हो रही है, धड़ल्ले से सामान खरीदा जा रहा है। लेकिन 2-3 चीजें हैं जो अब मैं आपको वेपन सिस्टम बाय वेपन सिस्टम चल के भी बताऊंगा और ओवरऑल पर्सपेक्टिव क्या है ये मैं बताऊंगा। दोस्तों, जो हमने शुरुआत करी है आत्मनिर्भर भारत की, बहुत अच्छी चीज है। और यूक्रेन रशिया की लड़ाई की मेरे लिए जो सबसे बड़ी सीख है, बाकी जो विद्वान लोग हैं, जो बड़े सीनियर्स हैं मेरे, उन्होंने अलग अलग चीजें ली होंगी, पर जो मैंने चीज इससे मैंने जो सीखा है इस लड़ाई के बारे में पढ़ने के बाद, मैंने ये सीखा है कि जो देश अपने हथियार खुद नहीं बनाता, या जिस देश के पास अपने हथियारों का इकोसिस्टम नहीं होता है, वो देश लड़ाई में सफर करता है
उसे प्रॉब्लम होती है। ये पहली सीख है। अब मैं बताता हूं इस सीख का करना क्या है। दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत जो है, यानी कि मेक इन इंडिया, ये एक फैंटास्टिक पॉलिसी है और हम सारे लोग इसको सपोर्ट करते हैं। मैं एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होने के नाते मैं इसको सपोर्ट करता हूं। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स भी इसको सपोर्ट करती है और किसी के मन में ₹1 का डाउट नहीं है कि हमें इसको सपोर्ट करना है कि नहीं करना है। एवरीबडी इज बिहाइंड इट। लेकिन एक प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम सामने लाना, ये मेरी ड्यूटी है। प्रॉब्लम ये है कि आत्मनिर्भर भारत का जो स्केल है, जब आप समय देखेंगे ना, जिसको हम लोग कहते हैं मियाद या द इंटायर लेंथ ऑफ टाइम, दैट शुड आइडियली बी 20-30 ईयर्स। 20-30 साल की अगर आप लेंथ ऑफ टाइम में देखें, तब आत्मनिर्भर भारत मेक्स एब्सोल्यूट सेंस। ये एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी है। आप 5 साल के लिए आत्मनिर्भर भारत नहीं कर सकते दोस्तों। हर चीज में समय लगता है। ईच एंड एवरी सिंगल थिंग। मैं आपको, मेरे पास लिस्ट पड़ी हथियारों की, मैं आपको बताऊंगा। हर चीज में समय लगता है और जब हर चीज में समय लगता है तो आप अपने आप को वो गैप आप ये कह रहे हैं कि सब देखिए, हम अपनी तलवार बना रहे हैं। मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको। हम अपनी तलवार बना रहे हैं, अब हम जाके पहले जमीन से लोहा निकालेंगे। लोहा निकालने के बाद हम उसको साफ सुथरा करेंगे, फिर केमिकल प्रोसेस में डालेंगे, फिर पिघलाएंगे उसको। पिघलाने के बाद वो तलवार बनेगी, फिर उसमें धार लगेगी। धार लगने के बाद हम लोग देखेंगे साहब वो ठीक धार लगी है कि नहीं, फिर हम बोलेंगे नहीं इसमें ये कमी है, फिर जाके उसको ठीक करेगा, फिर हम बोलेंगे ये कमी है। पूरे प्रोसेस के बाद फिर हमारे पास तलवार आएगी, फिर हम उसको चलाना सीखेंगे और फिर वैसी कई सारी हम तलवारें बनाएंगे, फिर हमारी फौज तैयार होगी। ये आत्मनिर्भर भारत का प्रोसेस है। लेकिन साहब, इन पूरे प्रोसेस में कितना टाइम लग जाएगा? तब तक आप निहत्थे खड़े हैं। एक्चुअली आप निहत्थे नहीं खड़े हैं। आपके पास आज भी बेहतरीन हथियार हैं, लेकिन क्या वो हथियार काफी हैं? अगर आपकी चाइना, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क है, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा। अगर आपको चाइना से अगर आपका युद्ध हो गया, क्या आप तैयार हैं? क्योंकि आपकी एक एक चीज बड़ी, जिसको कहते हैं टाइम टेकिंग है। आत्मनिर्भर भारत को हम सब सपोर्ट करते हैं यार, दिलो जान से, हमारे मन में कोई डाउट नहीं है। लेकिन आपको जो आज चाहिए वो आज आपको चाहिए। आप यू कैनॉट हैव दैट टुमारो, क्योंकि लड़ाई में, मैं आपको बताता हूं, एक मुझे चीज एकेडमी में हमारे इंस्ट्रक्टर ने बताई थी। और जो हमारे इंस्ट्रक्टर थे, हमारे डीएस थे, वो एकेडमी में, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी मद्रास में, उस जमाने में मद्रास हुआ करता था, वो बताते थे कि देयर आर नो रनर्स अप इन वॉर। वॉर में कोई सिल्वर मेडल नहीं है, या तो गोल्ड मेडल होता है और यूर गॉन। लड़ाई में सिल्वर मेडल नहीं होता है। लड़ाई में कोई आपको ये नहीं बोलता है कि यार वेल फॉट, यार आपने बहुत अच्छी लड़ाई करी, आप हार गए लेकिन बहुत अच्छा लड़ा। ऐसा नहीं होता लड़ाई में। लड़ाई में सिर्फ पोडियम जो होता है ना, आपने देखा होगा ओलंपिक का पोडियम या किसी भी गेम का पोडियम, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, आपने देखा ना, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, इसी प्रकार से खड़े रहते हैं, पोडियम रहता है। लड़ाई में पोडियम में सिर्फ एक ऐसी चीज रहती है जिसमें एक ही बंदा खड़ा रहता है, बाकी सब के सब खत्म। दिस इज द ट्रू नेचर ऑफ वॉर। और दोस्तों, हम ऐसी चीज के लिए तैयारी कर रहे हैं, ऐसी जंग, ऐसी लड़ाई, ऐसे युद्ध के लिए तैयारी कर रहे हैं जहां पे सिर्फ गोल्ड मेडल है, उसके अलावा कुछ नहीं है। अब मैं आता हूं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, अलग अलग फोर्सेस की क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं। ठीक है, जब हम आर्मी के बारे में बात करते हैं दोस्तों, एक तो ये जो AK-203, इट्स अ फैंटास्टिक वेपन। ठीक है, बढ़िया वेपन है और ये बन भी रहा है अमेठी में जो फैक्ट्री है, और अच्छी तरीके से बन रहा है, इंडिजिनाइज भी हो रहा है, लोकल कंपोनेंट भी उसमें डल रहे हैं। 25% को पार हम लोग कर चुके हैं और धीरे 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 करके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 100% लोकल कंपोनेंट हो जाएंगे इसके। अब आपको बताता हूं असली बात, इशू क्या है इसमें। इशू यह है दोस्तों कि हथियार बहुत अच्छा है। हथियार इसलिए अच्छा है क्योंकि कारगर हथियार है। इंडियन आर्मी को उसकी ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं, क्योंकि AK प्लेटफॉर्म्स सब ने यूज कर रखे हैं, मैंने भी यूज कर रखे हैं और सब ने यूज कर रखे हैं। जिसने असम राइफल्स में नौकरी करी है, जिसने राष्ट्र राइफल्स में नौकरी करी है, जिसने जहां पे भी, मतलब AK इज अ वेरी वेरी कॉमन प्लेटफॉर्म इन द इंडियन आर्मी। इंसास और AK, यही दो हैं जो यूज करते हैं मेन वेपन्स जो हैं। इन्फेंट्री, खासतौर से जो इन्फेंट्री रोल्स में होते हैं, और लोग भी करते हैं। इन्फेंट्री का नाम मैं ऐसे ही ले रहा हूं बिकॉज आई एम फ्रॉम द इन्फेंट्री, और ज्यादातर आपको इन्फेंट्री के लोग ही मिलेंगे, मैक्सिमम इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। मैं सिर्फ नंबर्स की बात कर रहा हूं। अगर आप दूसरे लेवल पे जाते हैं तो आपको यह पता लगेगा कि ये जो हथियार बन रहे हैं AK-203, दे शुड बी मेड फास्टर। क्या हमें दूसरी फैक्ट्री चाहिए? सोचिएगा जरा इसके ऊपर। या हमें और प्रोडक्शन लाइंस चाहिए AK-203 के ऊपर? अगर चाहिए तो क्यों चाहिए, आज मैं आपको उसका लॉजिक बताऊंगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अब यह चीज है कि कह रहे हैं कि करीब 35,000 AK-203 राइफल्स इंडक्ट हो गई हैं इंडियन आर्मी में। 35,000 टोटल ऑर्डर है
6 लाख का इंडियन आर्मी के लिए। 6 लाख इंडियन आर्मी के लिए ऑर्डर है। इट विल बी स्प्रेड ओवर 10 ईयर्स। 10 साल लगेंगे, 10 साल। और आप ये सोचो 10 साल यानी कि 2034 तक इंडियन आर्मी को ये हथियार मिल पाएंगे। तब तक आधी फौज कुछ इस्तेमाल करेगी, आधी फौज। ये 10 साल में होगा क्या? ये 10 साल के अंदर होगा क्या? ये बताइए मुझे। हु विल बी रिस्पॉन्सिबल इफ अ वॉर ब्रेक्स आउट? ये AK-203 हमें आज चाहिए। मैक्सिमम आप 2-3 साल ले लीजिए। इसका यही इलाज है दोस्तों कि ये जो फैक्ट्री है, मेन फैक्ट्री अमेठी में, आप इसी के तहत बोलिए कि इसको एक्सपैंड करिए, अपने प्रोडक्शन को एक्सपैंड करिए। खरीदने वाले बहुत हैं, ऐसी बात नहीं है फैक्ट्री बेकार चली जाएगी। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को देने के बाद आपकी BSF है, आपकी CRPF है, आपकी ITBP है, आपकी CISF है, आपकी SSB है, आपकी असम राइफल्स है, कोस्ट गार्ड इज देयर, फिर आपकी स्टेट पुलिस है। तो और फिर उसके बाद अब एक्सपोर्ट भी करेंगे। तो ऐसी बात नहीं है कि वो फैक्ट्री आर्मी को देने के बाद खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है। देयर इज इनफ मार्केट फॉर AK-203। इसके प्रोडक्शन को एक्सपैंड करना पड़ेगा दोस्तों। ये 10 साल का जो एक्सपोजर है बहुत खतरनाक और बहुत बड़ा एक्सपोजर है। इट इज टू लॉन्ग, 10 ईयर्स इज टू लॉन्ग। हर चीज में 10-15-20 साल लगेंगे, 10-15-20 साल लगेंगे। अब मैं जब कमीशन हुआ था 1994 में, तब से सुन रहा हूं तेजस, तब से सुन रहा हूं अर्जुन। ये कहानी खत्म नहीं हो रही तेजस और अर्जुन की। 30 साल तो मुझे हो गए कमीशन हुआ। अब ये देखिए, Army intends to issue a request for proposal this year for a mega project worth an estimated 57,000 crores. The aim is to produce 1770 future ready combat vehicles in India to replace T-72. अब T-72 रशियन टैंक्स अब पुराने हो चुके हैं, उनको रिप्लेस करने के लिए हमें ये फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल्स चाहिए। अब रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जाएगा। मैं आपको बताता हूं उसमें होगा क्या। मैं आपको बताता हूं, किसी ने मुझे न्यूज आइटम फॉरवर्ड करा था कि मैं कंपेयर नहीं कर रहा यार, आप ये मत सोचना कि यार मेजर साहब ये कौन सा अजीबोगरीब आपने बेहुदा सा कंपैरिजन कर लिया। मैं आपको सिर्फ माइंडसेट के बारे में बता रहा हूं, ठीक है। ट्रंप को गोली लगती है, 3 घंटे के अंदर चाइना में एक बंदा टी-शर्ट छाप के बेच रहा है उसको। ट्रंप के कान में गोली लगती है, 3 घंटे के अंदर चाइना में एक भाई है जिसने टी-शर्ट छाप के ऑनलाइन बेचना शुरू कर दिया। बेचो बेचो बेचो। अब आप समझो जो स्पीड है ना काम की। और मैं बिल्कुल फिर कह रहा हूं, मैं कंपेयर नहीं कर रहा। आप ये मत लिख देना भी कमेंट्स में कोई लिख दे कि यार आप कैसी बातें कर रहे हो। मैं कोई कंपेयर नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एटीट्यूड की बात कर रहा हूं। ये चीज है कि T-72 को हमें वो करना है, ये कब से चल रहा है यार। इसीलिए अब फिर आप फौज को कहते हो कि फौज इंसिस्ट ये करेगी कि हमें इंपोर्टेड चीज चाहिए। फौज ये नहीं कह रही है कि उसको इंपोर्टेड चाहिए, कि डोमेस्टिक चाहिए, कि लोकल चाहिए, कि विदेशी चाहिए। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ये नहीं कह रहे। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स कह रहे हैं भाई ये हमारी रिक्वायरमेंट है, हमें ऐसा लग रहा है कि मामला संगीन है, हमें ऐसा लग रहा है लड़ाई होने वाली है, क्या हमें हथियार मिल सकते हैं। और फिर वो लोग कहते हैं तुम कहीं से भी लाओ यार, हमारा काम थोड़ा ना हथियार बनाना, हम तो लड़ेंगे, हमारा काम है लड़ना, लेकिन तुम तलवार तो पकड़ाओगे हाथ में। और तलवारें दोस्तों पकड़ाई जा रही हैं। ऐसी बात नहीं कि सरकार काम नहीं कर रही, सरकार ने हथियारों की झड़ी लगा दी है, लिटरली झड़ी लगा दी। हम लोग खुद इस प्रोग्राम पे 100 बार कवर कर चुके होंगे, ये हथियार आ रहा है, ये हथियार आ रहा है। मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूं कि जिस तरीके से खतरा बढ़ रहा है, स्पीड को बढ़ाने की जरूरत है। तो हम बात कर रहे हैं यहां पे फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल्स। आप अपने T-72 टैंक रिप्लेस करेंगे और 1770 फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल्स बना के यहां पे हमें रखनी है। एयर डिफेंस के बारे में कह रहे हैं कि वेपन सिस्टम्स जो हैं नीड टू अपग्रेड, और इसमें कई सारी चीजें हैं जैसे कि रशिया की इग्ला-S वेरी शॉर्ट रेंज। हमारी एयर डिफेंस में कई सारे गैप्स हैं दोस्तों, जो अगर आप किसी से बात करेंगे दे विल टेल यू दैट उसमें गैप्स हैं। उसमें भी हमें करने की जरूरत है। वी नीड टू स्पेंड बिग मनी। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर ऑफ आवर नेशंस डिफेंस। एक्चुअली एयर डिफेंस हर चीज को, दिल्ली का एयर डिफेंस है, पूरे दिल्ली शहर का एयर डिफेंस है भाई, पूरे बॉम्बे का एयर डिफेंस। तो ऑल दीज थिंग्स नीड टू बी डन एट अ वेरी वेरी रैपिड पेस। अगर हम आर्टिलरी की बात करें तो आर्टिलरी, जो रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी है, वो चाहती है ये यूक्रेन वॉर के लेसन्स जो हैं, जो उन्होंने सीख वहां से हासिल करी आर्टिलरी ने, मिक्स ऑफ मोबिलिटी एंड ऑगमेंटेड लॉन्ग रेंज फायर पावर। अब ये कह रहे हैं कि 2042 तक ये प्लान है कि 2042 तक सारी की सारी आर्टिलरी को मीडियम यानी कि 155 mm में गन सिस्टम्स में
तब्दील कर दिया जाएगा। अब मैं ये कह रहा हूं कि 42 कब है यार, अभी 24 पे हैं हम, 18 साल और। नीड आज है तभी तो आज बोल रही है, अगर नीड आज नहीं होती तो आज नहीं बोलते। नीड आज है, यू नीड दो सिस्टम्स टुडे, विच मीन्स यू नीड दम टुडे। व्हेन आई से टुडे, मैं कह रहा हूं कि 2 4 5 साल ठीक है, आई अंडरस्टैंड। इमीडिएटली इतने पैसे हमारे पास नहीं होते कि ये करो इतना, ये बहाओ इतने का, ये अरबों का ये ले लो। किसी भी देश का एक बजट होता है, हमारा भी बजट है। लेकिन मैं आपको सिर्फ आज ये बताना चाह रहा हूं कि हर चीज जो हमारे लिए जरूरी है, सरकार को पता है, सरकार कर भी रही है, लेकिन हर चीज की जो टाइमलाइन है ना, 10 साल, 15 साल, 20 साल। भाई महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में अर्जुन पथ है। मैंने पहली बार अपने जीवन में जो अर्जुन टैंक देखा था, मई 1994 में देखा था अर्जुन टैंक, 1994 मैंने देखा, वहां पे दौड़ता हुआ। मैंने बोला ये कौन सा टैंक है, क्योंकि उसके पहले जो हमने थोड़े बहुत टैंक देखे थे वो तेज चलते थे, ये तो मारुति की तरह भाग रहा था। हमारे टाइम पे मारुति चलती थी, मारुति 800 बड़ी, हम लोग उसी को बढ़िया गाड़ी मानते थे। लॉन्ग बैक तो होती नहीं थी ना, ये सब गाड़ियां हुंडई होंडा सिटी ये सब तो होती नहीं थी हमारे टाइम पे, तो मारुति बहुत बड़ी चीज़ थी। तो हमने बोला मारुति की तरह टैंक कौन सा भाग रहा है यार ये इतनी स्पीड से। तो मुझे फिर बोला, जेसीओ साहब थे मेरे बगल में, उन्होंने बोला साहब ये अर्जुन है। तो अच्छा ये अर्जुन जिसके बारे में हमने इतना सुना था, पहली बार मैं 1994 में मैंने देखा। मेरे जो कोर्समेट हैं, ठीक है, कई कर्नल बन के रिटायर हो गए, कई ब्रिगेडियर बन गए, 1-1.5 साल में कुछ मेजर जनरल बन जाएंगे। हमें पता ही नहीं हमारे डिफेंस में क्या हो रहा है यार। काफ़ी चीज़ें स्ट्रीमलाइन हुई हैं, नो डाउट, पिछले 10 साल में बहुत सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन हुई हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है दोस्तों। M777 हॉवर्ट्ज़र, इसका इंडक्शन की बात चल रही थी। अब BMPs को बोला है कि BMPs हमारे पास कई सारी हैं, अब उसको रिप्लेस करना है BMP को। तो अब ये कह रहे हैं कि साहब हम लोग स्ट्राइकर्स लेकर आएंगे। अमेरिका से बात चल रही है स्ट्राइकर्स की। टाटा भी कुछ बना रहा है, महिंद्रा भी कुछ बना रहा है। अब लोग कह रहे हैं साहब आप टाटा महिंद्रा से नहीं लेके आप आत्मनिर्भर भारत ऐसा कैसे है कि स्ट्राइकर। ओ भाई, स्ट्राइकर इज अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म यार। स्ट्राइकर एक बिल्कुल अलग प्लेटफॉर्म है, क्योंकि उसमें आर्मर लगा हुआ है, क्योंकि उसके अंदर कुछ इन्फेंट्री वाले बैठ के ट्रैवल कर सकते हैं। इसका मतलब आप ये मान लो कि दोनों बराबर हैं? नहीं, टाटा वाला प्लेटफॉर्म अपनी चीज़ के लिए बहुत बेहतर है। महिंद्रा जो बना रहा होगा वो अपनी चीज़ के लिए बहुत बेहतर चीज़ बना रहा होगा, नो डाउट। स्ट्राइकर इज अ टोटली डिफरेंट प्लेटफॉर्म ऑल टुगेदर, वो चीज़ ही अलग है। मैं 5-7 बार स्ट्राइकर के बारे में सवाल का जवाब दे चुका हूं। ये देखिए साहब, स्ट्राइकर की बात। अब इंडियन एयरफोर्स का ये कहना है कि साहब ये जो हमारा 42 स्क्वाड्रन्स का ऑथराइज स्ट्रेंथ है। जब मैं बात करता हूं ना वेटरन से, इंडियन एयरफोर्स के वेटरन से, मैं उनका नाम नहीं लूंगा अभी, सीनियर वेटरन है, वो कहते हैं कि गौरव यार वी नीड एटलीस्ट 55 स्क्वाड्रन्स, क्योंकि 42 स्क्वाड्रन्स का जो ऑथराइज स्ट्रेंथ है ये दोस्तों बहुत पुराना है यार। ये बहुत पुराना हो गया, बहुत पहले से चलता, नए थ्रेट्स हैं। चाइना ने जिस तरीके से J-20 डिप्लॉय कर दिया, चाइना बात कर रहा है दूसरे अपने 5th जनरेशन के बारे में, फाइटर जेट के बारे में। चाइना जो बात कर रहा है अपना 6th जनरेशन के ऊपर पैसा लगा दिया। वो कह रहा है 10 साल के अंदर हमारा 6th जनरेशन उड़ना शुरू कर देगा। तो ये जो पूरा एक माहौल बन रखा है, 42 इज ओनली गुड फॉर कॉन्वर्सेशन, लॉट ऑफ, आई डोंट नो, आई एम नॉट फ्रॉम द एयरफोर्स। तो इस बात के बारे में मैं आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता, ना आप मुझसे मांगिए भाई। लेकिन मैं जो मुझे बात सुनाई गई है, मैं आपको वो बातें आपके साथ शेयर कर रहा हूं। लोग कह रहे हैं साहब वी नीड मिनिमम 55 स्क्वाड्रन्स, फाइटर स्क्वाड्रन्स, मिनिमम 55 होना चाहिए ऑथराइज्ड, ऐसा लोग कहते हैं। इफ आई एम रॉन्ग, आप कमेंट्स में लिखिएगा कि नहीं मेजर साहब आई एम फ्रॉम द एयरफोर्स एंड यू आर रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग, आई विल टेक दैट, नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, इसमें जो IAF का है एक MMRCA का कॉन्ट्रैक्ट है, मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। 126 मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की बात करी जा रही है, 126। ये अगर 18 का स्क्वाड्रन पकड़ो, 18 एयरक्राफ्ट का एक स्क्वाड्रन पकड़ो, ये बनती है 7 स्क्वाड्रन्स। नॉट इनफ। अगर आप 42 स्क्वाड्रन्स के हिसाब से भी आप बोलें, और आप बोलें कि 42, 55 को छोड़िए, आप मारिए गोली 55 को, 42 अगर आपका ऑथराइज्ड है और आप 30 पे हैं, तो 12 तो वैसे ही शॉर्ट है। So this is solving your problem, I mean only 60%. It is not 100% solving your problem. You need a plan for 55 squadrons. That is what I feel. S-400 systems की हम लोग बात कर रहे हैं, फिर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज, और ब्रह्मोस जो एयर वाला है उसको कह रहे हैं एक्सटेंडेड जाएगा 800-900 किलोमीटर, उसकी बातें चल रही हैं। आकाश मिसाइल और बराकेट, ये सर्फेस टू एयर मिसाइल्स हैं। इंडिजिनस सिस्टम, प्रोजेक्ट कुशा। अब देखिए ना, ये चाइना का एयर डिफेंस सिस्टम कहां पे है, राइट? और बाकी सारे अपने एयर डिफेंस सिस्टम कहां पर हैं। और हम जो बात करते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर्स की, अब बात कर लेते हैं, ठीक है ना। एयरफोर्स की हमने आर्मी की बात कर ली, वी जस्ट टचिंग बेसिक्स यार। हम लोग इतनी कोई कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे।
अब देखो, ये जैसे हम लोग कहते हैं कि हमारा ये 45 टन डिस्प्लेसमेंट का एयरक्राफ्ट कैरियर है. चाइना इज बिल्डिंग 80-85,000 टन. What we actually need is not more of these 45,000 ton displacement. What we need is 100,000 ton displacement nuclear powered aircraft carrier. अगर आपको अमेरिका के साथ पार्टनरिंग करनी है, आप करिए ना. वो बनाते हैं रेगुलरली, न्यूपोर्ट न्यूज करके है, दे मेक इट रेगुलरली यार. एयरक्राफ्ट कैरियर उनके हैं 11, आई थिंक 11 ऑफ देम आर इन ऑपरेशन इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. 12th और 13th 14th 15th वो लोग, इट्स ऑलरेडी इन द प्रोसेस. कोई हथियार एयरक्राफ्ट कैरियर जैसा नहीं है इन प्रोजेक्टिंग अ नेशंस मिलिट्री इंटेंट, अ नेशंस डिप्लोमेसी, अ नेशंस विल टू फाइट. एयरक्राफ्ट कैरियर जैसा कोई प्लेटफॉर्म भाई बना ही नहीं है. वो एक अलग दुनिया है. और आपको पता है, जेराल्ड फोर्ड टाइप एयरक्राफ्ट कैरियर जो अमेरिका के हैं, उसको सिर्फ चलाने, उसको मेंटेन करने के लिए और उसको ऑपरेशनल रखने के लिए उस एयरक्राफ्ट कैरियर के अंदर 6 से लेकर 6,500 लोग रहते हैं. 6,000 to 6,500 people are there on that aircraft carrier and उसमें pilots हैं, उसमें maintenance crew है, उसमें I mean everything यार, the entire spectrum उसमें है. sailors हैं उसमें, captain of the ship है, and everybody is there. and it itself, देखिए अगर हम कहते हैं कि भारत एक सुपर पावर बनेगा, तो भारत जो सुपर पावर बनेगा वो तो बनेगा ही बनेगा. but for that you will need a massive aircraft carrier. In fact, you will need 2 of them at least, apart from your 45,000 ton displacement aircraft carriers. And also, जो न्यूक्लियर सबमरीन फ्लीट है हमारी, वो अकुला क्लास है, INS चक्रा, ये रशिया सब ने लीज करी है. और INS अरिहंत 2018, और हमारे पास 15 एजिंग कन्वेंशनल सबमरीन है, डीजल इलेक्ट्रिक वाली 15 पुरानी. फ्यूचर प्लान्स, लीजिंग अ सेकेंड अकुला क्लास, ये 2025 तक एक और आएगी. एक और टेंडर जारी करा गया है 60,000 करोड़ का फॉर 6 एडवांस सबमरीन्स टू बी फिटेड विद AIP सिस्टम्स. और इसके अलावा और भी चीजें हैं, सबमरीन्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स, अदर बोट्स, प्लेटफॉर्म्स. दोस्तों ये सब चीजें हमें चाहिए. मैंने सोचा कि आज बजट के दिन बात नहीं हुई तो मैं ही बात कर देता हूं. और आखिरी चीज, हथियार कितना भी अच्छा हो ना, उसके पीछे बंदा, he is the main thing. The weapon is not the main thing. Weapon is very very important, but the person behind the weapon is more important than the weapon. आखिरी में रिक्वेस्ट करूंगा सरकार से कि सर ये जो अग्निपथ स्कीम है, मैं पर्सनली आपसे ये नहीं कह रहा कि इसको खत्म करो, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन सर अंडर द करंट वे इट इज स्ट्रक्चर्ड, इससे ना सरकार को फायदा होना, ना फौज को फायदा होना, ना वो बेचारे लड़के को जो 3:30-4 बजे सुबह उठ के नंगे पैर दौड़ता है, जो तैयारी करता है, उसको भी फायदा. इसमें फायदा किसी का नहीं है. आप अग्निवीर की स्कीम रखिए सर, जरूर रखिए, लेकिन इसमें भारी बदलाव की आवश्यकता है. भारी बदलाव की आवश्यकता. अगर आप 25 की जगह 50% रिटेंशन कर दें, ये बहुत बढ़िया चीज हो जाएगी. दूसरी चीज, जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं या जितनी भी आप ये कह रहे हैं कि हमारे पास CPOs हैं, आप इनको दे दीजिए सर. पुलिस फोर्स में मत डालिए इनको. मैं आपको बताता हूं क्यों, कारण क्या है. कोई चीफ मिनिस्टर आएगा, स्टेट्स में तो ऐसे ही होता है, लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट. या तो आप पार्लियामेंट से पास कराइए कि इनको लेना ही लेना है, पक्की बात पार्लियामेंट से करवा दीजिए. एक्ट ऑफ पार्लियामेंट हो गया, तब तो 10% सारे पुलिस फोर्स में जाएंगे, तो फिर जाएंगे, फिर कौन किसको क्या रोक रहा है. फिर तो देन इट कांट बी दिस थिंग, बट देन नोबडी कैन से एनीथिंग. बट ये आपको करना पड़ेगा सर. द इशू इज दैट अ सोल्जर इज स्पेशल. अ सोल्जर इज नॉट, as a soldier I would like to say that I am different. I am not better than anybody else. मैं ये कभी दावा नहीं करूंगा कि हम लोग जो फौजी हैं हम किसी और से बेहतर, हम बेहतर नहीं हैं सर. हम अलग हैं. अलग और बेहतर में फर्क होता है. वी आर डिफरेंट, आवर कंडीशंस आर डिफरेंट, आवर सर्विस कंडीशंस आर डिफरेंट. अगर वो जो लड़का गांव से आता है लड़ने के लिए सर, अगर उसके मन में ये होगा कि मैं 4 साल के बाद क्या करूंगा, वो स्ट्रेस उसको खा जाएगा, वो सेटल नहीं हो पाएगा, उसकी फैमिली लाइफ जीरो हो जाएगी, उसके मोटिवेशन जीरो हो जाएंगे सर. अगर आप ये कहते हैं कि हमने 1 लाख अग्निवीर लिए एक साल में, भी तो आपने 40,000 लिए, आगे चल के आपने 60,000 लिए, 80,000 लिए, और आप ये कहते हो कि साहब हमने 1 साल में इतने लिए, राइट, तो हम 50% अग्निवीरों को
भारतीय सेना में ले लेंगे, बाकियों को बोलेंगे ठीक है 5,000 बीएसएफ में जाएंगे, 5,000 सीआरपीएफ में जाएंगे, 2-3 हज़ार आईटीबीपी में चले जाएंगे, आईटीबीपी बीइंग अ स्लाइटली स्मॉलर फोर्स न्यूमेरिकली, सीआईएसएफ में इतने चले जाएंगे, कुछ स्टेट पुलिस में चले जाएंगे, एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ सर। इससे फौज का काम हो जाएगा, इससे सरकार का काम हो जाएगा, और इससे सबसे बड़ी बात वो जो अग्निवीर है, एक तो अग्निवीर नाम ही सर आप हटा दीजिए, मैं बता रहा हूं, आप स्कीम हटाओ ना हटाओ, नाम हटा दो, सिपाही है बस, कहानी खत्म, सिपाही है, दैट्स इट, एंड द एंटायर स्कीम, कोई इशू नहीं है सर। वो सिपाही है, आएगा अपना काम करेगा, उसको श्योरिटी होनी चाहिए, जॉब सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मेंटल पीस के लिए। दिस इज माई ओनली रिक्वेस्ट टू द गवर्नमेंट सर, जो भी करना है जल्दी, ये 15, 20, 25 साल के जो हमारे प्लेटफॉर्म चल रहे हैं कि हम ये करेंगे 20 साल के बाद, सर 20 साल किसने देखा है? चाइना ऐसे इतने फास्ट मूव कर रहा है कि जैसे लड़ाई लग चुकी हो, चाइना उस स्पीड से काम कर रहा है। वी ऑल्सो नीड टू बी फास्टर देन चाइना सर, नॉट जस्ट कैच अप विद चाइना, वी नीड टू बी फास्टर देन चाइना। दोस्तों बस यही मेरी, आप गुहार समझ लीजिए, रिक्वेस्ट समझ लीजिए, विनती समझ लीजिए सरकार को, यही मुझे 2-4 बातें बोलनी थी। बजट का दिन था और फौज के बारे में कुछ बात नहीं करी, तो मैंने बोला मैं ही बात कर देता हूं। कैसा लगा आज का वीडियो? पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। चलिए दोस्तों, वीडियो ख़त्म हुई, और वीडियो आपको कैसा लगा, गौरव सर के बात बताएं वो आपको कितना अच्छा लगा और कितना नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइए। और मैं कहता हूँ कि भाई हमारे हिंदुस्तान की आर्मी तगड़ा हो और मजबूत हो, क्योंकि इतना मेरे को पता नहीं है ये सब के बारे में, तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा, पर इतना ज़रूर बताऊँगा कि हमारा आर्मी स्ट्रांग हो, बजट और मिले इनको, और सामान बनाया जाए जैसे गौरव सर बता रहे हैं। तो चलिए देखिए वीडियो, और वीडियो को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।